अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज की इस नई वीडियो के अंदर आप जानने की कोशिश करेंगे कि क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने किस तरह क़याम पाकिस्तान के लिए कोशिशें की और उन्होंने किस तरह भरपूर मेहनत और जद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासी आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। इस वीडियो के अंदर आप तहरीक पाकिस्तान के हवाले से भी जान रहे हैं और ये जो हमने क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में, उनकी खिदमात के बारे में और उन्होंने जो जद्दोजहद की है, जो कोशिशें की हैं और जो खिदमात सारे अंजाम दी हैं, उसके हवाले से आप ये हमारा इस सिलसिले का छठा एपिसोड वो देख रखे हैं। उम्मीद है आपको गुज़िश्ता वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी। और इस वीडियो का आगाज़ दरअसल ये जो सिलसिला है क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के हवाले से और पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से, तो ये हमने क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से शुरू किया था और जो मुख्तलिफ़ मराहिल से होता हुआ इस वक्त वो इंतहाई फ़ैसला कुन मरहले में पहुँच चुका है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम 1945 और 1946 के जो हालात व वाक़यात हैं उनका जायज़ा लेंगे और उस दौरान क़ायद आज़म की खिदमात, उनकी कोशिशों और जद्दोजहद पर भी रोशनी डालेंगे। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो आज आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और ये हमारा कमर्शियल भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप बाबा कौम क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में और उनकी जो सियासी खिदमात हैं और उन्होंने जो असूल पाकिस्तान के लिए जो कोशिशें की, जो जद्दोजहद की, उनके हवाले से या उनकी खिदमात के हवाले से आप मुख्तलिफ़ मालूमाती MCQs और बहस का वो हिस्सा बनेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना और पाकिस्तान मूवमेंट का जो 1945 और 46 का जो दौरानिया है, ये कमोपेश 1 साल का दौरानिया है जिसमें इंतहाई अहम नौइयत के वाक़यात रूनुमा हुए और वहीं वाक़यात वो क़याम पाकिस्तान की उन्होंने राह हमवार की, तो उसका हम जायज़ा लेंगे। इस वीडियो के अंदर आप जानने की कोशिश करेंगे क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना और तहरीक पाकिस्तान के अहम वाक़यात, ख़ास तौर पे कबीना मिशन प्लान, यौम रास्त इक़दाम, अबूरी हुकूमत का क़याम, सूबाई सतह पर अबूरी हुकूमत का क़याम और फिर मरकज़ी सतह पर अबूरी हुकूमत का क़याम। तो ये वो अहम मौज़ूआत हैं जो 1945 और 46 में रूनुमा हुए और इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ होता है कि 1945-46 के इंतखाबात के बाद ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने कितने सूबों में अपनी वजारत कायम की थी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माई सब्सक्राइबर्स, ये बात याद रखिएगा कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर दिसंबर 1945 में मरकज़ी सतह के इंतखाबात हुए और फरवरी 1946 के अंदर वो सूबाई सतह पर इंतखाबात हुए थे, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए थे। सवाल ये है कि जब ये इंतखाबात मुकम्मल हो गए तो उसके बाद ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने कितने सूबों के अंदर अपनी हुकूमत कायम की थी। इसका जवाब है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने इन इंतखाबात के बाद सूबा बहार, यूपी, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा और सेंट्रल सूबा में वजारत कायम की थी। और इसके बाद उसके थोड़ा अर्सा बाद ही उसने असम में भी अपनी वजारत जो थी वो कायम कर ली थी। तो ये वो सूबे हैं जहाँ पे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने 1945 और 46 के इंतखाबात के बाद यहाँ पे अपनी सूबाई हुकूमतें जो थी वो कायम की थी। नेक्स्ट एक बहुत अहम सवाल है, नेशनलिस्ट मुस्लिम से क्या मुराद है। नेशनलिस्ट मुस्लिम से क्या मुराद है, ये सवाल है। और पाकिस्तान मूवमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी अहमियत का सवाल हामिल है और पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानने की कोशिश करते हैं कि नेशनलिस्ट मुस्लिम्स से क्या मुराद है। तो वो मुसलमान जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे और वो दो कौमी नज़रिया की बजाय एक कौमी नज़रिया की हमायत करते थे और इनकी वफादारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बजाय ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ थी। तो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स जो हैं उससे मुराद हिंदुस्तान के वो मुसलमान थे जो हिंदुस्तान की तकसीम के ख़िलाफ़ थे और वो एक कौमी नज़रिया के ऊपर ईमान रखते थे, या उनका नुक्ता नज़र जो था वो ये था कि तमाम हिंदुस्तान के लोग एक कौम हैं और वो दो कौमी नज़रिया के ख़िलाफ़ थे।
यानी वो एक तरफ मुसलमान थे लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नुक्ता नज़र, उसके नज़रिया, उसकी सोच और फ़िक्र से जो है वो इत्तेफाक नहीं करते थे, बल्कि उनकी हमदर्दियाँ जो हैं और उनकी जो सारी सपोर्ट है, उनकी जो हमायत थी वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के लिए थी। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का वो तबका जो हिंदुस्तान की तकसीम के ख़िलाफ़ था, कांग्रेस को सपोर्ट करता था, एक कौमी नज़रिया का हामी था और वो दो कौमी नज़रिया के ख़िलाफ़ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ था और क़ायद-ए-आज़म का जो नुक्ता नज़र था उससे वो इत्तेफाक नहीं करता था। इन लोगों को या हिंदुस्तान के इन मुसलमानों को नेशनलिस्ट मुस्लिम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कबीना मिशन प्लान का ऐलान कब किया गया था? कबीना मिशन प्लान का ऐलान कब किया गया था? इसका जवाब है 19 फरवरी 1946 को वज़ीर हिंद लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कबीना मिशन प्लान का ऐलान किया। तो जो कबीना मिशन प्लान है उसका बाकायदा तौर पे जो ऐलान है वो 19 फरवरी 1946 को जो है वज़ीर हिंद लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे उन्होंने किया था। नेक्स्ट सवाल है, कबीना मिशन प्लान के क़याम का क्या मकसद था? यानी बरतानवी हुकूमत जो है उसने कबीना मिशन प्लान क्यों कायम किया और उसको हिंदुस्तान क्यों भेजा, उसका बुनियादी मकसद क्या था? तो इस सवाल का जवाब ये है कि हिंदुस्तान के दस्तूर बनाने का तरीक़ेकार को वज़ा करना, यानी इसका पहला मकसद ये था कि हिंदुस्तान का जो दस्तूर है उसको बनाने के लिए या दस्तूर साजी के लिए किसी तरीक़ेकार को वज़ा किया जाए और नंबर 2 दस्तूर साज असम्बली का क़याम अमल में लाया जाए और नंबर 3 वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तश्कील नौ की जाए। तो ये वो बुनियादी मकसद थे जिनके लिए कबीना मिशन प्लान जो है तश्कील दिया गया और उस पर और फिर उसे इसके लिए इस होमवर्क के लिए जो है उसको हिंदुस्तान भेजा गया था। यानी उसका पहला काम ये था कि हिंदुस्तान के लिए नया दस्तूर बनाया जाए और नई दस्तूर साज असम्बली का क़याम अमल में लाया जाए और वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी तश्कील नौ की जाए। नेक्स्ट सवाल है, कबीना मिशन प्लान में कौन से बरतानवी नुमाइंदे शामिल थे? यानी जो कबीना मिशन प्लान है उसमें कौन कौन से नुमाइंदे जो थे शामिल किए गए थे? तो उसमें 3 नुमाइंदे थे, सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड करिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। तो कबीना मिशन प्लान 3 जो कबीना मिशन है वो 3 अरकान पर मुश्तमिल था और इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड करिप्स और A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। तो इन 3 नुमाइंदों पर मुश्तमिल जो है जो कबीना मिशन था वो 1946 में जो है वो हिंदुस्तान जो था वो पहुंचा था। 15 मार्च 1946 को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म अटेली ने दारुल-अवाम की तकरीर करते हुए क्या कहा था? तो डियर स्टूडेंट्स, 15 मार्च 1946 को जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म अटेली थे उन्होंने दारुल-अवाम जो बरतानवी पार्लियामेंट का ऐवान ज़ेरी है उसमें तकरीर करते हुए क्या कहा, किस किस्म के ख़यालात का और किस किस्म के जज्बात का इजहार किया था? तो इस सवाल का जवाब जो है वो ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म अटेली थे उन्होंने दारुल-अवाम के अंदर तकरीर करते हुए कहा कि हम अक़लियतों के हुकूक़ से गाफिल नहीं हैं। इन्होंने कहा कि हम अक़लियतों के हुकूक़ से गाफिल नहीं हैं, इन्हें हर किस्म के ख़तरे से आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन किसी अक़लियत को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वो अक्सरियत की आज़ादी का रास्ता रोक ले। तो गोया ये जो वज़ीर-ए-आज़म अटेली थे जिन्होंने दारुल-अवाम के अंदर जो है तकरीर करते हुए जो है हिंदुस्तान के हवाले से बात की कि एक तरफ वो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे थे कि हम अक़लियतों के हुकूक़ से गाफिल नहीं हैं। तो वो मुसलमानों से मुखातब थे कि मुसलमानों को जो ख़दशात हैं, जो खौफ़ है, जो डर है और उन्हें अपने हुकूक़ और मफ़ादात ख़तरे में महसूस होते हैं। तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो कह रहे थे कि हम उनसे गाफिल नहीं हैं, हमें पता है कि उनको क्या ख़तरात लाक़ हैं और उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और हर किस्म के ख़तरे से आज़ादी मिलनी चाहिए। तो वो कह रहे थे कि मुसलमानों के हुकूक़ को जो ख़तरात लाक़ हैं हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लेकिन साथ एक बड़ी मैनी खेज़ बात वो उन्होंने की और जो एक धमकी अमेज़ बात थी वो ये थी कि लेकिन किसी अक़लियत को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वो अक्सरियत की आज़ादी का रास्ता रोक ले। तो साथ वो मुसलमानों को ये थ्रेट भी कर रहे थे कि हम मुसलमानों को ये मौका भी नहीं देंगे कि वो जो अक्सरियत है यानी हिंदू जो हैं उनकी आज़ादी का रास्ता रोके। तो गोया वो हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे थे, अक्सरियत को सपोर्ट कर रहे थे और वो एक तरफ जो है वो एक लालीपाक जो थे वो मुसलमानों को दे रहे थे। तो ये जो रवैया था ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया था।
और जानबदारी जो है वो बिल्कुल जो है वो यहाँ हो रही थी। तो इसी के हवाले से जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर बाद में सख्त रद्द अमल जो था वो ज़ाहिर किया था। दूसरी बात इस वाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोया ये 1946 की बात है जब ये कहा गया, तो 1946 तक जो है, यानी 1946 के आगाज़ तक जो है बरतानवी हुकूमत के पास हिंदुस्तान की तकसीम का कोई मनसूबा नहीं था, और वो ना ही जो है इसके हवाले से कोई काम कर रही थी, ना कोई इस किस्म के हालात थे कि वो हिंदुस्तान को तकसीम करेगी। तो गोया यहाँ पे जो है अभी खामोशी थी, और जो है वो अभी हालात ऐसे नहीं थे कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए। नेक्स्ट है वज़ीर आज़म लॉर्ड अटेली ने अभी अक्सरियत और अक़लियत के चक्कर में फंसे हुए थे, और मुसलमान एक अलग रियासत का मुतालबा कर रहे थे। यानी ये जो गुज़िश्ता हमने वज़ीर आज़म का बयान पढ़ा है, तो उसमें जो वज़ीर आज़म लॉर्ड अटेली जो हैं, वो भी, उससे ये अंदाज़ा होता है कि वो अभी इसी चक्कर में पड़े हुए थे कि मुसलमान जो हैं वो अक़लियत में हैं, हिंदू अक्सरियत में हैं, और हिंदुओं के अक्सरियत के क्या हकूक़ हैं और अक़लियत के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अभी हिंदुस्तान को वो अक्सरियत और अक़लियत के चक्कर में जो है वो देख रहे थे, और जो मुसलमान थे वो एक अलग तौर पे जो है उनका नुक्ता नज़र था, वो एक मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत चाहते थे। तो वो इस मुसलमान तो इस खौफ से निकल चुके थे, इस चक्कर से बहर आ गए थे कि हम अक़लियत हैं या वो हिंदू अक्सरियत हैं, वो तो अपने लिए अलग रियासत का मुतालबा कर रहे थे। तो बरतानवी हुकूमत जो है वो भी इसी जो है वो चक्कर में पड़ी हुई थी कि इसी चक्कर में डाल के जो है हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल कायम किया जाए या अपनी सियासत को जो है वो चमकाया जाए। नेक्स्ट है, बहुत अहम सवाल है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वज़ीर आज़म अटेली के बयान के जवाब में क्या रद्द अमल ज़ाहिर किया। यानी जब वज़ीर आज़म अटेली जो थे, उन्होंने इस मुसलमानों के हवाले से और हिंदू अक्सरियत के हवाले से जब बयान दिया, तो उस पर क़ायद आज़म का रद्द अमल क्या सामने आया। बहुत अहम सवाल है ये। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि मैं इस बात का अदा करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत नहीं बल्कि एक कौम है, और हक़ ख़ुद अरादियत उनका पैदाइशी हक़ है, और हम पाकिस्तान का क़याम चाहते हैं। देखें, ये दौर था 1946 का दौर है, और 1946 तक का जो दौर है, ये जो साल है ये बड़ी अहमियत का हामिल साल है। इस साल के अंदर जो पाकिस्तान मूवमेंट है, क़याम पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद थी, वो बड़ी फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। अब सवाल ये नहीं था कि मुसलमान अक़लियत में हैं तो इनके हुकूक़ क्या होने चाहिए, इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। अब मुसलमान इससे बाहर निकल चुके थे, और वो एक अलग रियासत के क़याम के लिए हर किस्म की जद्दोजहद, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। अब तो वो मामला जो है तब्दील हो चुका था। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो एक अक़लियत नहीं बल्कि एक कौम है, और वो हक़ ख़ुद अरादियत रखते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो जो कौम होती है वो आज़ाद होती है या आज़ादी के लिए कोशिश कर रही होती है, और जो कौम होती है उसका एक अपना ख़ित्ता ज़मीन होता है, उसकी अपनी हुकूमत होती है, उसके अपने अदारे होते हैं। तो अब हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो अपने आप को अक़लियत नहीं समझते थे, वो अपने आप को एक अलग कौम समझते थे। तो लिहाजा उनकी कोशिश ये थी कि हम चूँकि एक अलग कौम का दर्जा हासिल कर चुके हैं, लिहाजा अब हमारे लिए एक मख़सूस ख़ित्ता ज़मीन होना चाहिए, एक मख़सूस जो है वो एक ऐसा इलाका होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकें। और ये जो हक़ ख़ुद अरादियत है, इसका जो मफ़हूम मैं आपको थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स बताना चाहता हूँ कि हर कौम जो है, जब किसी तबके को हम कौम करार दे देते हैं या वो कौम के मयार पर पूरा उतरना शुरू हो जाती है, तो हर कौम को ये हक़ हासिल है कि वो अपने ऊपर ख़ुद हुकूमत करे। कोई कौम किसी दूसरी कौम के ऊपर हुकूमत करने का हक़ नहीं रखती। दूसरे लफ्ज़ों में दूसरी बात यह है कि कोई कौम किसी दूसरी कौम की मर्ज़ी के बग़ैर, कोई कौम किसी दूसरी कौम की मर्ज़ी के बगैर उस पर हुकूमत नहीं कर सकती। तो पहली बात तो ये है कि हक़ ख़ुद अरादियत जो है ये यूएनओ का दिया हुआ हक़ है कि हर कौम को हक़ ख़ुद अरादियत हासिल है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उसको हासिल है। तो इसका मतलब ये है कि हर कौम को अपने ऊपर ख़ुद हुकूमत करने का हक़ हासिल है। तो जब हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में ये कह दिया, ये तय कर लिया या उस मयार पर पहुँच गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक कौम हैं, तो फिर बात अक़लियत और अक्सरियत से बहुत आगे निकल चुकी थी। और इसका मतलब ये था कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कौन हुकूमत करेगा,
इस बात का फ़ैसला हिंदुस्तान के मुसलमान ख़ुद करेंगे। कोई दूसरा ग्रोह, कोई दूसरी कौम, कोई दूसरी हुकूमत जो है वो इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकती कि मुसलमानों के ऊपर, हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर अब हुकूमत किसकी होगी। दूसरी बात जो हक़ खुद इरादियत के हवाले से, उसके मफ़हूम के हवाले से बात की जाती है, वो ये है कि हर कौम को ये हक़ हासिल है कि वो इस बात का फ़ैसला करे कि उस पर कौन हुकूमत करेगा। तो ये फ़ैसला जो है ये हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ख़ुद करना था। तो इसलिए जो है अब ये इख्तियार ना तो बरतानवी हुकूमत को दिया जा सकता था, ना हिंदुओं को दिया जा सकता था। तो ये जो हक़ खुद इरादियत है कि हर कौम जो है उसको हक़ खुद इरादियत, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हासिल है। और ये यूएनओ जो है, ये यूएनओ का दिया हुआ हक़ है। ये जो बैनुल अक़वामी मंशूर है यूएनओ का, उसके ज़रिए जो है वो हक़ दिया गया है। तो इसको तस्लीम किया जाना जो है बहुत ज़रूरी था। इसी हवाले से जो कश्मीरी लोग हैं उनके हवाले से भी बात की जाती है। ये यूएनओ की सलामती कौंसिल जो है उसने करारदादें भी पास कर रखी हैं कि कश्मीर के लोग जो हैं उन्हें हक़ खुद इरादियत दिया जाए, जिन्हें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, यानी उन्हें ये इख्तियार दिया जाए कि वो अपने ऊपर ख़ुद हुकूमत करें, या वो इस बात का फ़ैसला ख़ुद करें कि उनके ऊपर कौन हुकूमत करेगा। तो हर कौम को ये सियासी हक़ हासिल है। कोई कौम किसी दूसरी कौम के ऊपर ना तो हुकूमत कर सकती है और ना उनको अपने ज़ेर तसल्लुत जो है रख सकती है। तो लिहाजा क़ायद-ए-आज़म ने ये वाज़ेह कर दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक कौम हैं और उन्हें हक़ खुद इरादियत हासिल है। लिहाजा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी हुकूमत चलाना, हुकूमत कायम करना, ये अब उनका अपना मसला है। किसी दूसरी कौम को इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत जो है अब नहीं है। और पाकिस्तान का क़याम ये हमारा आखिरी फ़ैसला है। तो ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो है लॉर्ड अटेली को जो था पैगाम पहुँचा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीना मिशन लंदन से दिल्ली कब पहुँचा। सवाल है कि कबीना मिशन जो है जो 3 अरकान पर मुश्तमिल था, वो लंदन से दिल्ली कब पहुँचा। तो सवाल जो है, जवाब इसका है 24 मार्च 1946 को। तो 24 मार्च 1946 को जो है कबीना मिशन लंदन से हिंदुस्तान पहुंचा। नेक्स्ट है कबीना मिशन हिंदुस्तानी रहनुमाओं से गुफ्त शुनीद के बाद किस नतीजे पर पहुंचा। तो जब ये कबीना मिशन जो है जो 3 अरकान पर मुश्तमिल था, ये हिंदुस्तान पहुंचा और उसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सियासी क़यादत थी उससे रब्ते किए, उनसे मुलाकातें की, और फिर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और जो बाकी हिंदुस्तान की जो छोटी बड़ी सियासी जमातें थी, तो उनकी सियासी लीडरशिप के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए। और ख़ास तौर पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उनकी क़यादत से गुफ्तगू शुनीद करने के बाद, उनसे रब्ता करने के बाद और मुज़ाकरात करने के बाद सवाल ये है कि किस नतीजे पर पहुँचे थे। तो इसका जवाब ये है कि कबीना मिशन इस नतीजे पर पहुँचा कि कांग्रेसी लीडर किसी भी सूरत में मुतालबा पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार नहीं है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हर कीमत पर पाकिस्तान हासिल करना चाहती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 1946 मार्च 1946 की बात है कि जो इख्तलाफात हैं वो किस कदर शदीद हो चुके थे कि किसी भी नुक्ता नज़र के ऊपर दोनों कौमों के दरमियान इत्तेफाक नहीं था। जिस बात के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान अपने लिए फ़ायदा सोच रहे थे, तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसे कतन कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। हिंदुस्तान के मुसलमान और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो हर सूरत में पाकिस्तान का क़याम चाहती थी, और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो किसी भी सूरत में हिंदुस्तान की तकसीम के हक़ में नहीं थी। वो किसी भी सूरत में उसकी तकसीम नहीं करवाना चाहती थी और पाकिस्तान के क़याम को रोकने के लिए वो आखिरी हरबे तक जो है इस्तेमाल करने के लिए जो थी तैयार थी। तो ऑल इंडिया जो कबीना मिशन है वो इस नतीजे पर पहुँचा कि दोनों कौमों के दरमियान इख्तलाफात इंतहाई ज़्यादा हैं और दोनों के जो मफादात हैं वो आपस में टकराते हैं और कोई भी कौम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर तारीख़ जो है वो अपना रास्ता ख़ुद मुतय्यन करती है और तारीख़ अपना रास्ता ख़ुद तलाश करती है। और फिर दुनिया ने देखा कि जो मुतालबा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कर रही थी, जो नुक्ता नज़र ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का था और जिस बात का फ़ैसला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया, तो तारीख़ ने फिर उसकी ख़ुद राह हमवार की और फिर वही हुआ जो हिंदुस्तान के मुसलमान चाहते थे और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चाहती थी, जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे। तो गोया जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है और जो कांग्रेसी रहनुमा जो थे उन्हें पसपाई इख्तियार करना पड़ी, उन्हें शर्मिंदगी उठाना पड़ी और वो जो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे,
तो देखें, जो जो नेचर है, जो कुदरत होती है, वो हमेशा सच का साथ देती है। और फिर जब आप सच के लिए, हकीकत के लिए, हकीकत की तलाश के लिए निकलते हैं और सच्चाई का साथ देने के लिए निकलते हैं, तो फिर कुदरत आपका रास्ता जो है वो खोल देती है और आपकी रहनुमाई भी करती है। तो एक वक्त था, ये 1946 की बात है, और फिर आप देखें कि 1947 में एक साल के बाद जो है हिंदुस्तान तकसीम हुआ। तो एक तरफ अब इस वक्त जो है, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, ना तो बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहती थी, ना वो पाकिस्तान के हक़ में नज़र आती है, और ना ही ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और हिंदू और फिर मुसलमानों का एक ज़ात खुद एक मुसलमानों का ऐसा तबका भी था जो हिंदुस्तान की तकसीम के ख़िलाफ़ था। लेकिन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने तीन बड़े मुहाज़ों के ऊपर जंग लड़ी, तीन बड़े मुहाज़ों का मुकाबला किया और तीनों मुहाज़ों को जो है शिकस्त से जो है दो चार किया। पहला मुहाज़ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का था, हिंदू अक्सरियत का था, जो हिंदुस्तान की तकसीम नहीं चाहता था और पाकिस्तान के क़याम को किसी भी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अंत तक कोशिश, मेहनत और फरासत से जो है इसका मुकाबला किया और उन्हें जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दूसरा मुहाज़ जो था वो हुकूमत बरतानिया का था, जो हिंदुस्तान के ऊपर हुक्मरान थे और वो भी हिंदुस्तान की तकसीम के ख़िलाफ़ थे। लेकिन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंतहाई अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ जो है अपना नुक्ता नज़र जो था वो उनसे एक अच्छे वकील की तरह अपना नुक्ता नज़र बरतानवी हुकूमत से भी मनवाया। तीसरा जो मुहाज़ था, जो सबसे ख़तरनाक था और सबसे जो है वो बड़ा अजीब किस्म की सूरत हाल थी, वो था हिंदुस्तान के वो मुसलमान जो नेशनलिस्ट थे और वो हिंदुस्तान की तकसीम के ख़िलाफ़ थे और वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और क़ायद आज़म के भी ख़िलाफ़ थे, तो उनका भी मुकाबला करना था। तो तीन बड़े मुहाज़ों के ऊपर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिशें करके, जद्दोजहद करके और तीनों मुहाज़ के ऊपर जो है आपने कामयाबी हासिल की। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। यकीनन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम लीडर ही जो है वो ऐसा कारनामा जो है वो सर अंजाम दे सकता है। तो तीन मुहाज़ों के ऊपर क़ायद आज़म ने कोशिशें करके, जद्दोजहद करके, अनथक मेहनत के बाद जो है पाकिस्तान के उसूल को जो था वो मुमकिन बना दिया और तीनों मुहाज़ के ऊपर जो है उन्हें शिकस्त का सामना जो था वो करना पड़ा। नेक्स्ट सवाल है, कबीना मिशन ने अपनी तजावीज़ में क़याम पाकिस्तान के मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला दिया था? इसका जवाब है, कबीना मिशन ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुतालबा पाकिस्तान को मुस्तरद कर दिया था। यानी मुस्लिम लीग का जो मुतालबा था कि हम किसी भी सूरत में क़याम पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे और इसके अलावा हम कोई और जो है वो हिंदुस्तान के मसले का कोई हल जो है कबूल नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान का क़याम चाहते हैं। तो जब कबीना मिशन प्लान ने अपनी तजावीज़ सामने रखी तो उसमें क़याम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की थी और उसको मुस्तरद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, कबीना मिशन प्लान में इंडियन यूनियन से अलग होने के बारे में क्या तजवीज़ पेश की गई थी? तो जो कबीना मिशन प्लान है उसकी जो तजावीज़ थी उसमें एक तजवीज़ ये थी कि इंडियन यूनियन का क़याम अमल में लाया जाएगा और उसके अंदर जो तीन ग्रुप जो हैं वो सूबों के शामिल किए जाएंगे और उसमें कहा गया था कि अगर कोई ग्रुप जो है 10 साल के बाद इंडियन यूनियन से अलग होना चाहेगा तो वो उससे अलग हो सकता है। इस तरह जो है एक उम्मीद जो थी पैदा हो गई थी। अब देखें, बहुत अहम बात है कि ये 1946 की बात है। तो 1946 में जो कबीना मिशन प्लान आया तो उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि 10 साल के बाद जो है हिंदुस्तान तकसीम हो सकता है और पाकिस्तान का क़याम अमल में आ सकता है कि अगर हम कबीना मिशन प्लान को कबूल कर लेते हैं और इस इंडियन यूनियन का हिस्सा बन जाएंगे तो 10 साल के बाद जो मुस्लिम अक्सरियती सूबे होंगे वो इस यूनियन से अलग हो सकते हैं और पाकिस्तान कायम हो सकता है। गोया कबीना मिशन प्लान के मुताबिक और 1946 के जो हालात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान का क़याम जो है वो 1956 में, यानी जो कि 10 साल का उसमें मुद्दत दी गई थी, तो 1956 में जो है ये मुतवक्को था कि हिंदुस्तान का तकसीम होगा और पाकिस्तान कायम होगा। लेकिन फिर 1946 के बाद हालात इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हुए, इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हुए कि वो चीज़ जो 1956 में मुतवक्को नज़र आ रही थी वो एक साल के अंदर जो थी वो मुकम्मल हो गई। इसका जवाब है, कबीना मिशन प्लान में कहा गया कि 10 साल के बाद अगर कोई ग्रुप चाहे तो वो इंडियन यूनियन से अलग हो सकता है। तो यही वो उसूल था जिससे मुसलमानों को ये उम्मीद जो थी वो पैदा नज़र आई
कि 10 साल के बाद जो है जो मुस्लिम अक्सरियती सूबे हैं वो इस इंडियन यूनियन से अलग हो जाएंगे और पाकिस्तान का क़याम जो है वो अमल में आ जाएगा। तो कोई ऐसा जो है उनको ये उम्मीद लगी थी कि अब उनका मुतालबा बरह रास्त तो तस्लीम नहीं किया गया था, लेकिन बहरहाल इस सूरत में जो है वो थोड़े से पुरुम्मीद जो थे वो नज़र आए थे। नेक्स्ट है कबीना मिशन प्लान में हिंदुस्तान के सूबों को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। तो कबीना मिशन प्लान में हिंदुस्तान को 3 ग्रुप्स में शामिल किया गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए जो था उसमें हिंदू अक्सरियती सूबे शामिल थे, और जो ग्रुप बी है उसमें मुस्लिम अक्सरियती 3 सूबे शामिल थे, और ग्रुप सी में जो है वो बंगाल और असम के सूबों को शामिल किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देख लीजिएगा, ये आपकी जो सोशल स्टडी की बुक्स होती हैं ये सवाल उसमें भी मौमून होता है और उसमें भी ये चीज़ें दी गई होती हैं, आप वहाँ से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो जो कबीना मिशन प्लान है उसमें ये तजवीज़ पेश की गई कि जो हिंदुस्तान के जो सूबे हैं उनको 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाए। जो ग्रुप ए होगा उसमें हिंदू अक्सरियती सूबे शामिल होंगे, और वो जो हिंदू अक्सरियती सूबे हैं उसमें कौन से सूबे हैं, वो हैं बम्बई, मद्रास, यूपी, सीपी, बिहार और उड़ीसा। तो 6 सूबे जो थे वो ग्रुप ए में शामिल किए गए थे। जहाँ तक ग्रुप बी का तल्लक है तो इसमें मुस्लिम अक्सरियती सूबों को शामिल किया गया था, और वो सूबे 3 थे, जिसमें सूबा सरहद जिसे आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, सूबा पंजाब और सूबा सिंध। तो ये 3 सूबे जो थे ये ग्रुप बी में शामिल थे और ये मुस्लिम अक्सरियती सूबे थे। और यही वो सूबे थे जिनका जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में थे, और ये कहा गया था कि अगर 10 साल के बाद कोई ग्रुप जो है वो अलग होना चाहेगा तो 10 साल के बाद वो ग्रुप अलग हो सकता है। तो ये इनको ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि अगर ऐसा होता है तो फिर 10 साल के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा है, सूबा पंजाब और सिंध जो है वो इंडियन यूनियन से अलग होकर वो पाकिस्तान जो है वो कायम कर लेंगे। तो इस हवाले से जो है ये एक उम्मीद की किरण जो थी नज़र आई। और जो ग्रुप सी है जिसमें 2 सूबे शामिल थे, सूबा बंगाल और सूबा असम। तो इस तरह जो है इंडियन जो कबीना मिशन है उसमें हिंदुस्तान के सूबों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कबीना मिशन प्लान की तजावीज़ को मुस्लिम लीग ने मंजूर कर लिया था या मुस्तरद कर दिया था। जब कबीना मिशन प्लान मंजर आम पर आया तो हिंद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसने उसका तफसीली जायज़ा लिया, और उसके बाद आपने बताना ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इन तजावीज़ को मंजूर कर लिया या कि मुस्तरद कर दिया था। तो 6 जून 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक इजलास में कबीना मिशन प्लान को मंजूर कर लिया गया था। तो एक तरफ देखें ये बड़ी अजीब सूरत पैदा हो गई थी कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो आगाज़ में बड़ी खुश थी। उसकी खुशी की वजह ये थी कि कबीना मिशन में जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो मुतालबा था, जो बड़ा वाज़े और क्लियर मुतालबा था वो कि पाकिस्तान के क़याम के अलावा हम कोई मनसूबा कबूल नहीं करेंगे और पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए, हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस इस बात के ऊपर खुश थी कि कबीना मिशन प्लान में ना तो हिंदुस्तान को तकसीम किया गया है और ना ही इसके नतीजे में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया है। लिहाजा उनका ख्याल ये था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इसको मुस्तरद कर देगी, क्योंकि उसमें इसके मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना जिन्होंने इंतहाई समझदारी से फ़ैसला किया और 6 जून 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक इजलास था वो मुनक्कद किया, और उसके अंदर इसका तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कबीना मिशन प्लान को मंजूर कर लेगी। और उसकी मंजूरी की वजह ये थी कि उन्हें ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि 10 साल के बाद जो है पाकिस्तान कायम हो जाएगा। तो जिस तरह के हालात थे उसमें यह था कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग वाली बात थी कि इन हालात में जो कुछ मिलता है उसको हासिल कर लिया जाए और अपनी जद्दोजहद और अपनी कोशिश जो है उसको जारी रखा जाए। तो इससे जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को जो है काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा, उसको मायूसी भी हुई, और जो उनको खुशी थी वो उनकी खुशी जो है वो उनकी परेशानी में जो थी तब्दील हो गई। तो नेक्स्ट सवाल है कबीना मिशन प्लान के मतलब गांधी ने क्या रद्द अमल ज़ाहिर किया। तो ये दोनों सवाल आपस में अटैच हैं। गांधी ने कबीना मिशन प्लान को एक काबिल फ़ख्र मनसूबा करार दिया था और सिफारिश की कि इसे मंजूर कर लिया जाए। क्यों काबिल फ़ख्र करार दिया था? क्योंकि इस मंसूबे के अंदर क़याम पाकिस्तान का जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुतालबा था उसको मुस्तरद कर दिया गया था।
इसलिए गांधी के लिए ये बड़ी खुशी की बात थी कि अब ना तो हिंदुस्तान तकसीम हुआ है, और यानी कांग्रेस का जो नुक्ता नज़र है उसको तक़वियत मिली है, और पाकिस्तान भी कायम नहीं हुआ तो मुस्लिम लीग को भी कुछ नहीं मिला। तो इस हवाले से वो बड़े खुश थे कि ये मनसूबा जो है वो बड़ा काबिल अमल है और काबिल फ़ख्र है, और सिफारिश की कि इसको मंजूर कर लिया जाए और इसको अमली शक्ल दी जाए। लेकिन जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये देख लिया कि इस मनसूबे के अंदर हमारे लिए बहुत कुछ है, और मुस्तक़बिल के अंदर यही मनसूबा जो है वो पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार करेगा, तो जब उन्होंने इसको मंजूर कर लिया तो फिर गांधी और जो दीगर जो मुतअस्सिब कांग्रेसी लीडर थे उनको उनकी सारी खुशी जो थी वो मात पड़ गई। नेक्स्ट सवाल है, कबीना मिशन प्लान ने मुज़ाकरात में नाकामी के बाद अपने मनसूबे की तफसीलात का ऐलान कब किया? तो कबीना मिशन प्लान जो है जब वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से मिल रहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से, तो दोनों सियासी जमातें जो थीं वो अपने अपने नुक्ता नज़र पर डटी रहीं, उन्होंने कोई लचक नहीं दिखाई। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस सिर्फ ये चाहती थी कि हिंदुस्तान को तकसीम ना किया जाए और पाकिस्तान के क़याम को जो है वो कबूल ना किया जाए, और इक़्तिदार जो है किसी न किसी सूरत में उनके हवाले कर दिया जाए। जबकि मुस्लिम लीग जो थी उसने इस बात के अंदर अब लचक दिखाने छोड़ दिया था कि क़याम पाकिस्तान के अलावा, हिंदुस्तान की तकसीम के अलावा कोई दूसरा मनसूबा भी उनके लिए काबिल मंजूर हो सकता है। तो वो इस बात पे डटे रहे कि हर सूरत में जो है हम इसके अलावा कुछ नहीं चाहते, और हमारा वन पॉइंट एजेंडा है कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए और पाकिस्तान के क़याम की को पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए। तो इसके अलावा हम कोई बात जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस जो जो कबीना मिशन प्लान है, जब उसको नज़र आया कि कोई भी सियासी जमात जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसने अपनी तरफ से जो है चंद तजावीज़ जो पेश की, जिसे कबीना मिशन प्लान कहा जाता है। तो ये बात जो है 16 मई 1946 को जो है कबीना मिशन की तरफ से अपनी तजावीज़ जो थी उनका ऐलान कर दिया गया। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस की सदारत से कब हटाया गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि एक नेशनलिस्ट मुसलमान थे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नेशनलिस्ट मुसलमान कौन थे। ये वो मुसलमान थे जो मुसलमान थे लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हामी नहीं थे, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के हामी थे, जो दो कौमी नज़रिया की बजाय एक कौमी नज़रिया के हामी थे, जो हिंदुस्तान की तकसीम के ख़िलाफ़ थे और वो हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखना चाहते थे। तो पाकिस्तान के भी ये लोग जो थे वो ख़िलाफ़ थे। तो उनमें सर फ़हरिस्त है जो नाम आता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के बाकायदा मेंबर थे, और फिर 1940 में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सदर भी बन गए। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का शो बॉय जो है वो कहते थे। तो इस तरह जो है सवाल ये है यहाँ पे जो है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस की सदारत से कब हटाया गया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है जो 1940 से ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सदर चले आ रहे थे, तो 1946 के फैसला कौन साल में उनकी जगह जवाहरलाल नेहरू को सदर बना दिया गया। ये फ़ैसला बहुत मैनी खेज था। अब देखें कि 1946 का जो साल है इसमें इंतहाई अहम फ़ैसले हो रहे थे और हिंदुस्तान की सियासत बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती जा रही थी। तो मौलाना मोहम्मद अली जोहर जो कि एक मुसलमान थे, और वो 1940 से जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सदर थे। तो जब ये अहम साल आया, और फिर जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की जो हिंदू क़यादत थी, उसके लिए ये बात अब काबिल कबूल नहीं रही थी कि एक मुसलमान जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का इन हालात के अंदर सदर रहे, जब वो बहुत अहम फ़ैसले होने जा रहे थे। तो एक तो ये था कि कुछ ऐसे फ़ैसले थे जिनके लिए वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर इत्मीनान नहीं करते थे। दूसरा ये था कि वो ये क्रेडिट देने के लिए भी तैयार नहीं थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है, उस दौर के अंदर जो है जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि एक मुसलमान हैं, उनके होते हुए जो है ये फ़ैसले हुए हैं। तो ना तो उनको क्रेडिट देना चाहते थे, बल्कि उनको इस्तेमाल किया गया। हमेशा जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से इस्तेमाल किया गया, और जब हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर फ़ैसला कुन मोड़ आया तो फिर उन्हें सदारत से अलग करके जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ख़ुद ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सदर बन गए। तो ये जो तब्दीली थी ये बड़ी मैनी खेज़ तब्दीली है, और इसके पीछे जो है वो जो कहा जाता है कि जो हिंदू जहनीत है
वो भी जो है वो कारफरमा नज़र आती है। नेक्स्ट है वाइसराय लॉर्ड वेवल की तरफ से अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कब ख़त लिखा गया था। तो वाइसराय लॉर्ड वेवल ने 22 जुलाई 1946 को एक ख़त के ज़रिए पंडित नेहरू और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक ख़त के ज़रिए अबूरी हुकूमत के क़याम का कहा। यानी पंडित जो वाइसराय लॉर्ड वेवल थे, उन्होंने 22 जुलाई 1946 को कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और पंडित नेहरू को एक ख़त लिखा कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत जो है हिंदुस्तान के अंदर उसका क़याम अमल में लाया जाए। नेक्स्ट सवाल है अबूरी हुकूमत कितने अरकान पर मुश्तमिल थी। यानी 1945 और 46 के इंतखाबात के बाद जो अबूरी हुकूमत कायम की गई, तो वो अबूरी हुकूमत जो है कितने अरकान पर मुश्तमिल थी। तो इसका दुरुस्त जवाब है 14 अरकान पर मुश्तमिल थी। यानी अबूरी हुकूमत जो है उसमें 14 अरकान जो थे वो शामिल थे। नेक्स्ट है अबूरी हुकूमत किस लीडर की क़यादत में कायम की गई। तो उसका जवाब है अबूरी हुकूमत पंडित नेहरू की क़यादत में कायम की गई। नेक्स्ट है अबूरी हुकूमत में कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कितने कितने नुमाइंदों ने शिरकत की। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 5 और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के 6 नुमाइंदों ने अबूरी हुकूमत में शमूलियत जो थी वो अख्तियार की थी। और बाकी जो कुछ नुमाइंदे थे वो दीगर सियासी जमातों के थे, लेकिन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के 6 और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 5 अरकान जो थे या 5 नुमाइंदे जो थे वो इस अबूरी हुकूमत में शामिल हुए। नेक्स्ट सवाल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से अबूरी हुकूमत में शामिल नुमाइंदों के नाम क्या थे। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से कौन कौन से नुमाइंदे जो थे वो इस अबूरी हुकूमत का हिस्सा बने। तो उसमें जो 5 नाम हैं वो हैं लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान जो थे वो वज़ीर मालियात यानी वज़ीर ख़जाना बने थे। आई चुंद्रीकार जो बाद में ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने, तो वो वज़ीर तिजारत थे। तीसरे नंबर पे सरदार अब्दुल निश्तर, ये वज़ीर मवासलात थे। और राजा गजनफ़र अली ख़ान ये वज़ीर सेहत थे। और जोगिंदर नाथ मंडल जो कि अक़लीती रुकन थे, वो वज़ीर कानून थे। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है वो मेंबर थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से जो है इन्हें जो है वो अबूरी हुकूमत में शामिल किया गया था और ये वज़ीर कानून थे। तो गोया इस अबूरी हुकूमत के अंदर जो है 5 मुस्लिम लीग के मेंबर शामिल हुए। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इस अबूरी हुकूमत के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो वज़ारत ख़ारजा उनके पास थी। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनके पास जो इत्तलात और नशरियात का महकमा था। इसके बाद जो है वो एक कांग्रेस की तरफ से एक मुसलमान रहनुमा भी शामिल हुए थे और उनके पास ट्रांसपोर्ट और रेलवे का जो है वो डिपार्टमेंट था। देखते हैं नेक्स्ट सवाल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से यौम रास्त इक़दाम। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से यौम रास्त इक़दाम जो है वो कब मनाया गया। यौम रास्त इक़दाम यानी डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया। तो इसका दुरुस्त जवाब है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से यौम रास्त इक़दाम 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपोजिंग की गलती आ गई है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये 1946 है, तो ये 19 जो है इसके साथ ये गलती से एक की बजाय 2 जो है वो लिखा हुआ है, आप इसकी जो है वो करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए इसको इसकी मदद से जो है कर लेते हैं। तो ये 1946 बन गया है। तो यौम रास्त इक़दाम जो है वो 16 अगस्त 1946 को जो है वो मनाया गया था। तो यौम रास्त इक़दाम के मौके पे जो है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने जो स्पीच की वो बड़ी जो है वो मैनी खेज़ है और वो बड़ी ज़बरदस्त जो है उसके अल्फाज हैं। तो उन्होंने ये वाज़े कर दिया हुकूमत बरतानिया पर और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि आज तक जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर यानी दस्तूरी हदूद में रहकर अपनी जद्दोजहद की है, अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और क़याम पाकिस्तान के हुसूल के लिए हमेशा दस्तूरी तरीक़ेकार इस्तेमाल किया है। लेकिन हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हुकूमत बरतानिया जो है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इस बात को नहीं समझती और वो जो है उनको मजबूर उसने कर दिया है कि मुसलमान जो हैं वो अपना दूसरा रवैया और दूसरा तर्ज अमल भी इख्तियार करें। तो इससे जो है वो यूँ समझ लें कि जो हुकूमत की जो
हिटदर्मी थी और हुकूमत जो बिला वजह जो है कांग्रेस को सपोर्ट करती थी और मुसलमानों को जो है उनके लिए मसाइल पैदा करती थी, तो फिर मुसलमान मजबूर हो गए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मजबूर हो गई कि वो कानून के दायरे से बाहर निकल कर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करे। तो क़ायद-ए-आज़म ने ये फरमाया कि आज तक जो है हिंदुस्तान के जो मुस्लिम लीग है उसने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मकसद के हसूल के लिए कोशिश की है। लेकिन आज हम जो है वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तूरी तरीके हैं उनको खैरबाद कह रखे हैं। और इसके बाद जो है उन्होंने जो है वो गुफ्त शनीद का जो सिलसिला जारी रखा, तो उसमें उन्होंने कहा कि अब हम एक यौम रास्त इक़दाम बनाएंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनको हर सूरत में तस्लीम किया जाए। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जब उन्होंने ये सारा सिलसिला ये वो इसके ऊपर तबसरा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस जो बरतानवी हुकूमत है और जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है वो हम पर पिस्तौल ताने हुए है, यानी हमको थ्रेट कर रखी है और हमारे ऊपर जो है वो गन्ने जो है पिस्तौल जो है उसने तान रखे हैं। तो बरतानवी हुकूमत के पास इक़्तिदार का पिस्तौल है कि वो इक़्तिदार में हैं और वो इक़्तिदार जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके पस पर्दा जो है मशीन गन्ने हैं और बरतानवी हुकूमत जो है वो तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करके मुसलमानों को तंग करने की कोशिश जो है वो कर रखी है। दूसरा जो पिस्तौल है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के पास है। तो कभी वो अदम तावन की तहरीक शुरू कर देते हैं, कभी मरण बर्द की तहरीक शुरू कर देते हैं, कभी जो है वो सिविल नाफरमानी की धमकियाँ देते हैं। तो इस तरह जो है वो अपने उस पिस्तौल की मदद से, उस ताकत की मदद से जो है मुसलमानों को ब्लैकमेल करते हैं और उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश जो है वो करते हैं। लेकिन उन्होंने वाज़े कर दिया कि सूरत हाल का अब जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम कब तक जो है इस खौफ और डर में रहेंगे, तो अब वक्त गुजर गया है कि हमें इस खौफ से बाहर निकलना है। तो आज हमने वो पिस्तौल जो बरतानवी हुकूमत ने हमारे ऊपर तान रखा था और वो पिस्तौल जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने हिंदुस्तान के मुसलमानों और मुस्लिम लीग पर तान रखा था, आज उसका रुख जो है हमने उन्हीं की तरफ मोड़ दिया है और अब ये उनके ख़िलाफ़ चलाने का मौका आ गया है। तो इस तरह जो है क़ायद-ए-आज़म ने एक बड़ी जुर्रतमंदाना जो है वो तकरीर की और उसके बाद एक मैसेज दिया कि अगर आपने हमारे मुतालबात ना माने तो फिर मामला जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे और हुकूमत बरतानिया के लिए बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से किस मुसलमान रहनुमा को अबूरी हुकूमत में शामिल किया गया था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से आसिफ अली को अबूरी हुकूमत में शामिल किया गया और कुछ अर्सा के बाद उनकी जगह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कबीना में शामिल हो गए। तो पहले जो है आसिफ अली जो थे वो कबीना में शामिल थे जिनके पास ट्रांसपोर्ट का और रेलवे का महकमा था, और उसके बाद जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो अबूरी हुकूमत का हिस्सा बन गए थे। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद है आपको ये हमारी काविश है पसंद आई होगी और आपको हिंदुस्तान के हालात और तहरीक पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं उनको समझने में आसानी पैदा होगी। क़ायद-ए-आज़म की खिदमात का जायज़ा जो है भी लिया गया है और इस वीडियो का जो बुनियादी मकसद ये है कि वो ये है कि नई नस्ल को जो है इस बात से आगाह किया जाए कि पाकिस्तान का क़याम जो है वो किन मराहल से गुज़र कर जो है वो अमल में आया है और उसके लिए हमारे जो रहनुमा हैं उन्होंने कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद और कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और कितनी कोशिशें की हैं। और इसका जो ख़ास पैगाम ये है कि अगर आप अपने मकसद से मुखलिस हैं तो फिर बड़ी से बड़ी रुकावट भी जो है वो आपका रास्ता नहीं रोक सकती। दुश्मन चाहे जितना ही बड़ा हो, मुखालिफ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसके पास चाहे कितने ही वसाइल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने मकसद से मुखलिस हैं और आपका मकसद जो है वो नेकी पर मबनी है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपका रास्ता नहीं रोक सकती। अगर आप हक़ पर हैं तो फिर ये जान लीजिएगा, इस चीज़ के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए कि अगर आप हक़ पर हैं, अगर आप सच्चाई पर हैं, तो फिर कुदरत के जो तमाम ताकतें हैं वो हमारे साथ होती हैं। वो हमारा रास्ता रोकती नहीं हैं बल्कि हमारा रास्ता खोल देती हैं, हमारी रहनुमाई करती हैं, हमें ऐसे मौक़े फ़राहम करती हैं कि हम उस नेक मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएँ। तो यकीनन जो है पाकिस्तान का जो क़याम है वो एक नेक मकसद था और इसीलिए जो है कुदरत ने उसका रास्ता हमवार किया और इसीलिए
अगर आप इसको देखें थोड़ा सा, इसको चीज़ों को सामने रखें और इसको विजुलाइज़ करें कि एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और दूसरी तरफ जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और हिंदू अक्सरियत है, दूसरी तरफ बरतानवी हुकूमत है जो साहिब इक़्तिदार है, और तीसरा जो है वो नेशनलिस्ट मुसलमान हैं। तो तीन महाज़ों के ऊपर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जंग लड़ी और तीनों महाज़ों के ऊपर जो है उनको कामयाबी हासिल हुई है। तो ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम जो है सिर्फ़ जो है चंद लफ्ज़ों के अंदर बयान कर सकें, और इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए और इससे सबक हासिल करना चाहिए। तो मैं तो ज़ाती तौर पे इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अगर आपका मकसद नेकी पर मबनी है, सच्चाई पर मबनी है और आप मुखलिस हैं और आप वाक़या ही अपने मकसद के साथ मुखलिस हैं, तो फिर कोई दुनियावी ताकत जो है आपका रास्ता नहीं रोक सकती। दुश्मन चाहे जितना बड़ा हो, जितना ताकतवर क्यों ना हो, वो तादाद में चाहे कितना बड़ा हो, तो फिर कुदरत जो है वो आपका साथ देती है, नेचर आपका साथ देती है। अल्लाह ताला आपका जो है वो हाथ पकड़ लेता है और आपको मंज़िल मकसूद तक पहुँचा देता है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।